नमस्कार, मैं आपका फ्रेंड और आज हम 7 सितंबर 2022 का करंट अफेयर न्यूज़ देखेंगे। और कहीं से भी ना कुछ पेपर पढ़ने की ज़रूरत है, ना अखबार पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही एडिटोरियल देखने की ज़रूरत है। सारा न्यूज़ इधर कवर होगा और आईएमपी फोकट का न्यूज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, काम का न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत है। ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड। नेक्स्ट, श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है। श्रीलंका में 22वें अमेंडमेंट की बात की जा रही है। यानी 22वां अमेंडमेंट क्या है, 22वें संविधान संशोधन की क्या बात है। यानी श्रीलंका में राष्ट्रपति की शक्तियाँ सीमित करने की बात करी जा रही है, क्योंकि श्रीलंका में जिस तरह से वहाँ की शक्तियाँ बढ़ी और जिस तरह से वहाँ पे क्राइसिस आया, जैसे चाइना की ट्रैप डिप्लोमेसी हुई, उसके तहत वहाँ का जो हम्बन टोटा करके जो पोर्ट है वो चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया। इस तरह और साथ में श्रीलंका में आईएमएफ से बेल ले रखा है, यानी वहाँ से लोन लिया है, वहाँ से ले लिया $2.9 बिलियन का लोन लिया है। ऐसे करके श्रीलंका की हालत ख़राब कर रही है और अभी श्रीलंका ने 2.9 बिलियन का लोन आईएमएफ से लिया है। मैं बताता हूँ आपको आईएमएफ लोन कैसे देता है। वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की बात करता है। क्या बात करता है? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट यानी संरचनात्मक समायोजन। हिंदी में होता है संरचनात्मक समायोजन। इसका मतलब ये होता है कि आईएमएफ शर्तें रखता है कि आप टैरिफ कम लगाओ, ये कम करो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करो, अपना बजट सही तरीके से करो। ऐसी कई सारी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है और शर्तें रखता है, उसके बाद लोन देता है। तो आईएमएफ उन्हीं संस्थाओं में से एक है जिसकी स्थापना ब्रुटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। तो आईएमएफ का ये वहाँ पे कोटा सिस्टम चलता है और उसका एचडीआर है। यानी एचडीआर क्या है? एचडीआर जो रखा जाता है ड्राइविंग राइट, है ना, जो सिक्योरिटी ड्राइविंग राइट्स हैं जो सभी सेंट्रल बैंक रखते हैं, यानी एक ये फॉरेन एक्सचेंज का भी काम करता है एचडीआर। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का नाम याद रखना है जो आईएमएफ से संबंधित है, और एचडीआर भी यानी सिक्योरिटी ड्राइविंग राइट्स ये भी आईएमएफ से संबंधित हैं। ये सब श्रीलंका का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, क्लाउड सीडिंग। तो क्लाउड सीडिंग क्या है? यानी कि बादलों से ज़बरदस्ती बारिश करना। सीधा सा संबंध आप समझो, अगर क्लाउड सीडिंग तो बादलों से ज़बरदस्ती बारिश करवाना। सूखी बर्फ यानी सूखी बर्फ या सिल्वर आयोडाइड एरोसोल, यानी सिल्वर आयोडाइड एरोसोल को जब बादलों में फैलाया जाता है या उसके बारिश की जाती है एरोप्लेन हेलीकॉप्टर से, तो उससे क्या होता है, उससे बारिश होने लग जाती है, जल वाष्प संघनित होने लग जाती हैं और जल के कण भारी हो जाते हैं और वर्षा करते हैं। तो तीन तरह की एक तरह तक क्लाउड सीडिंग होती हैं, यानी बादलों से बारिश करवाई जाती हैं। एक है हाइड्रोस्पोनिक, एक है स्टैटिक क्लाउड सीडिंग जिसमें सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। एक है हाइग्रोस्कोपिक, इसका मतलब होता है नमक छिड़का जाता है। और एक तो है डायनेमिक क्लाउड सीडिंग, इसका मतलब ये होता है हवाओं को ऊर्ध्वाधर दिशा में बादलों की तरफ उच्च दाब और निम्न दाब करके ऊपर की ओर फैलाया जाता है, जिससे धीरे धीरे सकरण शुरू होता है और बारिश होने लगते हैं। इस तरह क्लाउड सीडिंग का उपयोग कई जगह पर किया जाता है। नेक्स्ट है एनडीपीएस एक्ट है, नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1989, जो कि ड्रग्स से संबंधित हैं। और वो वाली ड्रग है जो नार्कोट्रोपिक्स ड्रग हैं, जिससे जो नार्कोटिक्स यानी हमारे इम्यूनिटी नहीं, हमारे जो समझने की क्षमता है वो खत्म नहीं हो जाती हैं। साइकोट्रोपिक जो मनोस्वप्निक सब्सटेंस है, जिसमें जैसे कि भांग, चरस, गांजा, ये सब। लेकिन भांग इस एक्ट के अंदर नहीं आता, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि ये इस एक्ट में नहीं आता है। भांग और गांजा आता है, चरस आता है, हेस आता है, सभी आता है। लेकिन जो एनडीपीएस एक्ट 1985 है उसमें भांग को इंक्लूड नहीं किया गया, ऐसा कर्नाटक हाई कोर्ट का कहना है। अगर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो उसकी रिपोर्ट को देखा जाए तो 4 तो गंजेड़ी राज्य हैं, और वो गंजेड़ी राज्य जैसे कि पंजाब हैं, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, चौथे नंबर पर केरल है। और सबसे ज़्यादा जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सबसे ज़्यादा गंजेड़ी लोग रहते हैं। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात है, क्योंकि कहीं लोगों ने याचिका दायर करी हैं
मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कि संविधान के बहुत सारे आर्टिकल का उल्लंघन करता है, उसमें मुस्लिमों की बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, जैसे कि बहु विवाह है, निकाह हलाला है, 3 लाख तो 3 तलाक है। तो 3 तलाक पे तो ऑलरेडी कानून बन चुका है, जो सरकार ने बना दिया गया है, लेकिन निकाह हलाला और बहु विवाह ये एक अभी भी प्रॉब्लम है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच बैठी गई हैं और वो इसकी सुनवाई करेंगी। तो अभी भी 4 तक शादियाँ करते हैं मुस्लिम में, और बहु विवाह एक सामाजिक कुरीति है। दूसरी कुरीति है निकाह हलाला, जिसमें तलाक देने के बाद पत्नी को एक दूसरे शौहर से शादी करनी पड़ती हैं, और पुनः अपने ही शौहर से शादी करने के लिए बीच में दूसरे शादी करके वापस उससे शादी करनी पड़ती हैं। तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा इस पे या इस पे चर्चा करेगा, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और महिला आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, यानी अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, सारे आयोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है कि भाई हम इस पर सुनवाई कर रहे हैं, अब आओ सुनो क्या होता है। तो अभी जो मुस्लिम के सारी चीज़ें चल रही हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, उसके लिए एक एक्ट है पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का, वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। तो इसमें ये कहा गया है, जिसमें निकाह हलाला और बहु विवाह को मान्यता दी गई है। यहाँ पे बात आ जाती है आर्टिकल 40, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 21, जिसमें अपने शरीर की आज़ादी, और इसके खिलाफ है मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स। क्या निकाह हलाला को ये ज़रूरी है? क्या आर्टिकल 14 से सबको अपने शरीर की आज़ादी होनी चाहिए, या फिर मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स के रीति रिवाज क्या होना चाहिए? दूसरे धर्म में देखा जाए तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत कानून चलता है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत है, यानी सक्सेशन एक्ट यानी उत्तराधिकार के कानून है, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है। हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 है, उनके तहत है। ऐसे ही अलग अलग धर्म के कानून हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ एक अलग तरह का है, क्योंकि उसमें बताया गया कि ये आर्टिकल 13 के तहत नहीं आ सकता, क्योंकि कोर्ट उसकी सुनवाई करता है जो कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत आते हैं। उसे वो कानून जिसे अमान्य घोषित किया जा सकता है अगर वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी कानून जो संविधान का उल्लंघन करता है, सुप्रीम कोर्ट उसे रिजेक्ट या नलीफाई कर सकता है। बट मुस्लिम पर्सनल लॉ आर्टिकल 13 से बाहर, फिर भी कोर्ट ने बार बार मुस्लिम पर्सनल लॉ में परिवर्तन किए हैं। इसका एग्जाम्पल एक शाह बानो केस में देख सकते हो। शाह बानो केस में जब शोहर अपनी बीवी को छोड़ देता है तो उसे गुजारा भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है। अब बात यही आ जाती है कि रीति रिवाज व परंपरा के नाम पर तर्क को क्यों दबाया जाता है, कि आप तर्क पर काम करिए या रीति रिवाज और परंपरा के नाम पर इस तर्क को मत दबाओ। आज का युग साइंस का युग है। अब आईटी एक्ट की बात है। दूसरा, फिर कोर्ट ने कहा कि जो आरटी एक्ट का सेक्शन 66A है, जो 2015 में कोर्ट ने कहा अगर रद्द कर दिया जाता है, लेकिन आज भी पुलिस मतलब सेक्शन 66A के आधार पर कोर्ट में नहीं, मतलब पुलिस इसके आधार पर किसी पर केस फायर कर देती हैं। कोर्ट ने कहा कि उन सब केस को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 66 नलीफाई कर दिया गया। इसके आधार पर आप अब भी केस क्यों बना रहे हो? आई बात, अभी भी केस क्यों बना रहे हो? आखिर जो आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 उसका आप अभी भी क्यों कर रहे हैं? अभी भी उसको कर रहा हूँ। और आईटी एक्ट 2000 में क्या कहा गया था? इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आधार पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी ने अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया है कि अभी भी बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो सेक्शन 66A का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यू ललित की पीठ बैठी थी, यू ललित करके अभी चीफ जस्टिस हैं, उनकी पीठ बैठी और उन्होंने कहा ये तो आर्टिकल 90 का उल्लंघन है, लोगों को इंटरनेट पर पोस्ट करने का अधिकार है। इसका ये मतलब नहीं कुछ भी पोस्ट करो, लेकिन आर्टिकल 19 के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, लेकिन जो 66A के तहत जो भी कंप्लेन की गई है उनको वापस लेना है, ऐसा
कोर्ट का ऑर्डर है। तो हमें एक तरह के साइबर लॉ की ज़रूरत है, जैसे कि GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यूरोपियन यूनियन का जैसा कानून है, ऐसा ही एक कानून बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि सरकार चाहती है कि 17 जातियों को शेड्यूल कास्ट में जोड़ा दे दिया जाए, यानी SC में जोड़ दिया जाए। और SC में क्यों जोड़ दिया जाए, उनकी मर्जी। लेकिन आर्टिकल 341 क्या है? आर्टिकल 341 में ये लिखा है कि भाई केंद्र जोड़ेगा, मतलब योगी सरकार एवं रिकमेंडेशन कर सकती हैं, सिफारिश कर सकती है केंद्र सरकार को कि इन 17 जातियों को आप SC में जोड़िए, SC में जोड़िए। अब केंद्र सरकार की मर्जी वो जोड़े या नहीं जोड़े, लेकिन आर्टिकल 341 जिसमें केंद्र सरकार को पावर होती है। इसी तरह OBC जातियों को जोड़ने का भी है। 102वां जो अमेंडमेंट आया था, 102वां संविधान संशोधन जब आया था, उसमें OBC कमीशन को स्थायित्व प्रदान कर दिया गया। OBC कमीशन की स्थापना हो गई थी 2008 में, जब 102वां संविधान संशोधन आया था। उसी समय संविधान में 342A, 342B जोड़ा गया था। 342A के तहत राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि OBC कौन है, OBC की लिस्ट जोड़ सकता है। और 342B के तहत जो OBC कमीशन था उसकी पावर बताई गई है। तो OBC कमीशन की पावर कहाँ बताई गई है? तो OBC कमीशन की पावर 342B में है। और 342A में क्या है? 342A में है राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि OBC कमीशन क्या है। लेकिन सभी राज्यों ने कहा कि हम भी OBC जोड़ना चाहते हैं। योगी सरकार बोले कि हम भी OBC जोड़ना चाहते हैं। तो 105वां संविधान संशोधन आया था, 105वां संविधान संशोधन आया था, उसके तहत राज्य स्तर पर OBC की लिस्ट जारी कर सकते हैं, यानी वो भी OBC में नाम जोड़ सकते हैं। तो ये पूरा है OBC जोड़ने का। नेक्स्ट, जब 2 ट्विन टायर को गिराए गए थे, उसके बाद रेरा वापस चर्चा में आ गया। यानी रेरा एक्ट के तहत ऑथोरिटी है, यानी रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, जिसको शॉर्टकट में रेरा कहते हैं। रियल एस्टेट यानी हाउसिंग रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी है। उसमें जो रेरा एक्ट जो 2016 था, उसके तहत 500 स्क्वायर मीट का एरिया है ना, या फिर 8 माले का जो बिल्डिंग है, उन सबको कंप्लाइंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? कंप्लाइंस सर्टिफिकेट। जो कंप्लाइंस सर्टिफिकेट किससे लेना पड़ता है? रेरा से। क्योंकि जो भी वहाँ के जो लोकल रेगुलेशन है उसके आधार पर वो बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन के आधार पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है कि नहीं। और एक नई न्यूज़ है, वो नई न्यूज़ क्या है? दिल्ली जल बोर्ड की है, यानी NGT की न्यूज़ है। NGT की न्यूज़ क्या है? दिल्ली जल बोर्ड और नोएडा प्राधिकरण, इन दोनों के खिलाफ NGT ने क्या कहा था? 50 करोड़ और 100 करोड़ का जुर्माना लगाया था, क्योंकि इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड और नोएडा प्राधिकरण ने पर्यावरण को सुस्ता बनाए रखने के लिए जरूरी उपाय नहीं किए थे। उसी आधार पर तो ऐसा जुर्माना लगाया था। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड और नोएडा प्राधिकरण ने पुनर्विचार याचिका दायर करी थी NGT को, लेकिन उन्होंने फैसले को यथावत रखा और 50 करोड़ और 100 करोड़ का जुर्माना क्रमशः दिल्ली जल बोर्ड और नोएडा प्राधिकरण पर लगाया गया है। NGT की स्थापना NGT एक्ट 2010 के तहत की गई, यानी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसी तरह आर्टिकल 21 में स्वच्छ वातावरण का अधिकार दिया गया है। नागरिकों को आर्टिकल 21 के तहत अधिकार है, इसी के तहत NGT की स्थापना करी गई है। NGT के फैसले के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट में 90 दिनों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। NGT ने और भी 3500 करोड़ रुपए का बंगाल गवर्नमेंट पे, यानी बंगाल सरकार पर वेस्ट मैनेजमेंट सही नहीं कर रही हैं, यानी वेस्ट मैनेजमेंट फेल्यूअर पर उन पे जुर्माना लगाया बंगाल गवर्नमेंट के, वो जो कचरा प्रबंधन सही नहीं कर रहे, तो 3500 करोड़ का NGT ने उन पे जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट, चुनाव में फंडिंग को लेकर है, यानी चुनाव में किस प्रकार के चुनाव फंडिंग होती हैं और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के तहत कैसे चुनाव की धांधलियाँ होती हैं। ADR का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। उसकी रिपोर्ट जो 2021 है, उसके तहत 690 करोड़ अननोन सोर्स से सभी पार्टियां ले रही हैं, मतलब अननोन सोर्स से इतने ले रही हैं। यानी एक तो ये प्रावधान है कि 20,000 से अधिक की फंडिंग है वो नॉन सोर्स में आएगी,
जो कि बतानी है कि ये सोर्स किधर से आया है। जो 20,000 से कम की जो फंडिंग है, 20,000 से कम की जो फंडिंग है वो आएगी, कम की है जो अननोन सोर्स में आएगी। लेकिन एडीआर का बताता है कि जब 690 करोड़ सभी पार्टियों को अननोन सोर्स से आए इस साल, बल्कि 2004 से लेकर 21 तक 15,000 करोड़ अननोन सोर्स से पैसे आए हैं। यानी एक तरह से कुछ तो करप्शन हो रहा है, पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है। और 20,000 से कम वाली बतानी नहीं पड़ती, सोर्स नहीं बताना पड़ता, तो इस तरह से करप्शन हो रहा है। क्योंकि जो लोग इतने सारी फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं, एक तरफ वो अपने काम निकलवाते होंगे, वो कंपनियां काम निकलवाती होगी, इस तरह से जो राजनीतिक दलों को फंडिंग हो रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और एक तरह का करप्शन भी है। तो करप्शन भी है और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। तो जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है उसके लिए भारत में क्या रेगुलेशन है। तो एक तो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का है। और कंपनी एक्ट में प्रावधान है। कंपनी एक्ट में प्रावधान में कंपनियों को छूट दी गई है कि वो लोन दे सकें और उसमें टैक्स का भी एग्जेप्शन है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो इनकम टैक्स 1961, कंपनी एक्ट 2013, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। तो ये सारे एक्ट हैं जो इलेक्ट्रॉन फंडिंग को रेगुलेशन करती हैं। उसके बाद भी इतनी सारी फंडिंग जो अननोन सोर्स से हो रही है, तो ये एक भ्रष्टाचार हो सकता है। क्योंकि 2021 में 426 करोड़ रुपए 8 पार्टियों को अननोन सोर्स से प्राप्त हुए, अननोन सोर्स जिसका पता नहीं है। तो यह एक ब्लैक मनी, वाइट मनी करने का तरीका भी हो सकता है। 2021 में 426 करोड़ अननोन सोर्सेज जब प्राप्त हुए, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी की है, ट्रांसपेरेंसी सही नहीं है। दूसरा है इलेक्ट्रल बॉन्ड। जब सरकार यूनियन बजट 2017 के बजट में इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आई थी, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां हैं। क्योंकि अधिकांश जो बॉन्ड परचेस किए गए हैं वो 1-1 करोड़ के हैं और वो ओनली SBI में जाके जमा करवाने हैं। तो इसमें बहुत गोपनीयता रहती है, करप्शन भी रहता है और कोई भी भारत में स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है जो पॉलिटिकल फंडिंग की जांच करें। ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट के अनुसार 80% MP तो अगर अभी भी देखे जाए तो वो सारे MP करोड़पति हैं, यानी पैसे वाले लोग ही राजनीति में आ रहे हैं। तो आपको एक कंपनी पर लिमिट लगानी चाहिए। पहले लिमिट थी, यानी कंपनी अपनी प्रॉफिट का 7.5% ही पॉलिटिकल फंडिंग में दान दे सकती हैं, लेकिन वो लिमिट हटा दी गई थी। हटा दी गई। अब कितनी भी फंडिंग कर सकते हैं। तो एक तरह जो कैपिटलिस्ट या पूंजीपति लोग हैं उनके पास पावर आ रही है। क्योंकि RTI में नहीं, RTI के बाहर रखा गया है, राजनीतिक दलों को RTI के बाहर रखा गया है। अगर ये RTI के पास होता तो लोग RTI में मांग कर सकते थे कि कितना पैसा आ रहा है पार्टियों के पास, कौन सी पार्टी के पास कितने लोग और कौन लोग पैसा भेज रहा है। और जब इलेक्ट्रल बॉन्ड का सिस्टम आया तो उसमें रूलिंग पार्टी को फ़ायदा है। क्योंकि बाकी और ओनली SBI में जमा कराना है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, वहाँ से ही खरीदना है ना। तो रूलिंग पार्टी को फ़ायदा यह है कि उनको पता चल जाता है कि विपक्ष को कौन फंडिंग कर रहा है। इसलिए सरकार को कैप लगानी चाहिए किस पे, कि इतनी ही इलेक्ट्रॉनिक फंडिंग हो सकती हैं। और सभी राजनीतिक दलों को RTI में लाना चाहिए। RTI में क्यों लाना चाहिए? क्योंकि सभी की जाँच हो सके और कोई भी RTI दायर करके यह जान सके कि कितनी फंडिंग आ रही है। उस जो कंपनियों पर जो कैप थी कि अपनी प्रॉफिट का 7.5% ही खर्च कर सकते हैं, वो कैप वापस लगानी चाहिए। जो अननोन सोर्स से आपके इतने पैसे आ रहे, हर जितना पैसा आ रहा है उनको ये बता दिया जाता है कि अननोन सोर्स से आ रहा है। इस पर भी एक लिमिट लगानी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों की जाँच करनी चाहिए और वो जाँच निष्पक्ष होनी चाहिए। जैसे CAG को उसकी जाँच करनी चाहिए। CAG के दायरे में पॉलिटिकल पार्टियों के फंडिंग को लाना चाहिए। यानी कि साथ में ऐसा भी सिस्टम करना चाहिए कि सभी पार्टियां पॉलिटिकल फंडिंग नहीं की जाए। जो 1 या 2 सीट हो किसी राजनीतिक दल के, उसी को पॉलिटिक फंडिंग की जाए। क्योंकि यह एक ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का तरीका हो गया है। नेक्स्ट, अब लास्ट कोट हैं, शिंजो आबे साहब हैं जो हमारे भारत के बहुत बड़े फ्रेंड हैं। अभी हम 2+2 वार्ता कर रहे हैं, 2+2 मीटिंग, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर,
दो देशों के आपस में मिलते हैं जिससे 2+2 वार्ता करते हैं, तो इंडिया और जापान 2+2 वार्ता कर रहे हैं। तो शिंजो आबे ने क्या कहा था? शिंजो आबे का एक लेक्चर है, उसका नाम है टुवार्ड ए ब्यूटीफुल कंट्री। टुवार्ड ए ब्यूटीफुल कंट्री जो उनकी किताब है टुवार्ड ए ब्यूटीफुल कंट्री, उसमें शिंजो आबे ने कहा था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आने वाले दशकों में भारत जापान के रिश्ते जापान यूएस और जापान चाइना से भी आगे निकल कर महत्वपूर्ण होंगे। ये बात शिंजो आबे ने कही थी। तो नमस्कार।